वेलकम टू ऑल अवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने गवर्नेंस टॉपिक की शुरुआत कर दी है और ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। होप यू आर लाइकिंग माय वीडियो एंड बेसिकली इसको जल्द से हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे बिकॉज गवर्नेंस के टॉपिक में ज्यादा कुछ है नहीं और आपको समझ में ना हो या ना आए ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे बिकॉज हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका गवर्नेंस टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। और मैंने आपको सिलेबस में भी दिखाया था कि किस प्रकार से जो टॉपिक है वो कवर की गई हैं और इससे आपका स्टेटिक टॉपिक काफी अच्छे से मजबूत हो जाएगा। बस मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आपको करंट अफेयर से अपडेटेड रहनी है सो दैट जो भी आप करंट अफेयर फॉलो करते हो, न्यूज फॉलो करते हो, उसमें गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर हर दिन कुछ ना कुछ आते रहेंगे, कुछ ना कुछ कीवर्ड से आप वाकिफ होते रहोगे। तो उन कीवर्ड्स को देखना है, समझना है और इश्यू हाईलाइट रहती हैं तो न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल को पढ़ते रहने हैं। ठीक है, बिकॉज जैसे एक बार मैंने एनालिसिस में आपको बताया है कि ई गवर्नेंस के ऊपर गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है और यूपीएससी भी क्वेश्चंस के रूप में फोकस करती है क्योंकि 2 बार ई गवर्नेंस के ऊपर आया है। साथ ही साथ रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इस पर भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, खासकर रिफॉर्म्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं तो इस एंगल्स को भी आपको देखना है और वैसे भी वो हम आगे के लेक्चर सीरीज में कवर करने ही वाले हैं। और मैंने एक बार आपको सिलेबस से वाकिफ करवा ही दिया था। यहाँ पर आप देखिए आपका जो सिलेबस है ना, ये कवर होगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ई गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस रहता है। अब यहाँ पर आप भी दिमाग लगाओ कि क्यों ई गवर्नेंस पर फोकस रहता होगा। इट इज ऑल बिकॉज ये जो है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। आने वाले समय में सारी जो सर्विसेज हैं या फिर यूं कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज वो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड हो। तो इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड सर्विसेज हो तो इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे, क्या इसके पॉजिटिव्स होंगे, नेगेटिव्स होंगे, इन सब पर क्वेश्चंस फ्रेम हो जाती है। इसलिए आप देखते हो कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस, यूं कह सकते हो कि जो थीम होता है क्वेश्चन का वो रिपीटेटिव होती है। तो ऐसे में आपको सहूलियत मिलेगी और ये कोई टेक्निकल सब्जेक्ट भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इन ए इजी वे। ठीक है, तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। जल्दी से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को तेजी से। और शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक के साथ जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन इंडिया। देखो, प्लानिंग तो हम लोग 1950 से ही करते आ रहे हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये सब कहीं ना कहीं आपकी चलती आई। लेकिन 1991 में ऐसा क्या चेंज निकल कर आया वो आपको भी पता होगा बिकॉज एलपीजी रिफॉर्म्स की गई। ठीक है, तो ये जो आपका 1991 में थोड़ी सी जो चेंजेज हुई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, बिकॉज उस समय का फेज इंडिया कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को झेल रहा था और जो इंपोर्ट भी हम लोग मीट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। तो ऐसे में भारत को अपनी नीति चेंज करनी पड़ी ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, फिर से वो खड़ा हो सके। तो 1991 में बेसिक ओवरव्यू एलपीजी रिफॉर्म्स का लाया गया। तो अगर हम बात करें न्यू लिबरल पैराडाइम की, तो पैराडाइम मतलब होता है सडन शिफ्ट इन द व्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो 1991 के बाद से सडन शिफ्ट हुआ व्यू पॉइंट्स में, खासकर डेवलपमेंटल प्लानिंग के क्षेत्र में। कैसे? बिकॉज ये जो आपका न्यू लिबरल पैराडाइम है ना, ये फोकस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक या फिर सोशल डायनेमिक्स पर नहीं बल्कि सारे, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक डायनेमिक्स, सबको एक साथ लेकर जो है इन्वॉल्व करता था अपने डेवलपमेंटल प्लानिंग में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो द न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ पॉलिसी मॉडल जिसमें हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डायनेमिक सबको कंसीडर करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स का कंट्रोल जो पहले पब्लिक सेक्टर के हाथ में या फिर गवर्नमेंट के हाथ में हुआ करता था वो प्राइवेट सेक्टर में मूव कर गया। ठीक है, जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन देखा, ठीक है, लिबरलाइजेशन देखा, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन देखा। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अब अपना अपना कंट्रोल धीरे धीरे वापस खींच रही है और प्राइवेट पार्टी को जगह दे रही है टू इंटर इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, ये बात निकल कर आती है।
और भारत में जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू लिबरल पैराडाइम आपका 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद निकल कर आया। ठीक है, तो एक प्रकार से गवर्नमेंट ने अपना पार्टिसिपेशन रिड्यूस किया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स को प्रमोट किया। और आपने भी देखा होगा लाइसेंसिंग राज सब खत्म किए, नहीं तो कोई भी अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टेब्लिश करेगा तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता था पहले। ठीक है, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब चीजें खत्म हुई, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बैंड थी, लेकिन अब उस बैन को हटा दिया गया है 1991 के रिफॉर्म्स के बाद। तो ये सब आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, इकोनॉमिक के लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बस बेसिक ओवरव्यू दिया। तो अब बात यही है कि ये जो न्यू लिबरल पैराडाइम हुई, तो वैसा तो होगा नहीं कि एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट ही खाली होंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या इश्यूज निकल कर आई जब भारत ने नियो लिबरल पैराडाइम को अडॉप्ट किया, तो क्या इश्यूज निकल कर आए आज आप इसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या हमारे देश में इनइक्वालिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी। ऑक्सफैम रिपोर्ट से आप बार बार वाकिफ होते रहते हो, हर एक साल ये इनइक्वालिटी रिपोर्ट आता ही रहता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इनइक्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, तो वहां से भी आप समझ सकते हो। उसके बाद दूसरी बात निकल कर आती है क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द एलपीजी रिफॉर्म्स। आप समझिए कि बहुत सारे जो छोटे कुटीर उद्योग थे ना, वो compete नहीं कर सके मार्केट से। ठीक है, तो ऐसे में वो क्या करे, एग्जिट हो गए। तो ऐसे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ठीक है, वो बेसिकली उनकी जगह ले ली और इकोनॉमी को मोनोपोलाइज कर लिया। उसके बाद अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेंस की काफी ज्यादा एनर्जी यूज देखने को मिल रही है, और एनर्जी यूज में भी क्या, फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी। तो ये बात है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ले लो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ले लो, आज भी इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोडक्शन होता है आपका, वो फॉसिल फ्यूल से ही होता है, यानी कि जो आपका कोल बेस्ड। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है इन द सेंस कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन फेनोमेना, इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन हुआ है डेवलपिंग वर्ल्ड का, इसको समझना होगा, इससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आती है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट एक प्रकार से वेस्टर्न नेशन ने काफी ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, वेस्टर्न नेशन में अगर बात करें तो डेवलप्ड नेशन मान लो, जो आज आप डेवलप्ड नेशन कहते हो, यूरोप अमेरिका सब, ठीक है, उन सब ने प्रमोट किया था। किसने प्रमोट किया था? एक प्रकार से कि वर्ल्ड जो है एक प्रकार से इंटीग्रेट हो जाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। अब जो डेवलपिंग नेशन थे उनके पास तो ना टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, ना स्किल्ड लेबर थी। तो जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से जो आपके डेवलप्ड नेशन थे, वो बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेस थे, ठीक है, उसको एज ए रॉ मटेरियल के रूप में एक्सप्लॉइट करते थे। और अल्टीमेटली उनके पास तो स्किल थी ही थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी थी ही थी। तो उन सब की मदद से वो क्या करते थे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते थे। बस रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाता था डेवलपिंग कंट्री से, और जो आपका फिनिश गुड प्रिपेयर हो जाता था आपका डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, और स्किल टेक्नोलॉजी सब तो मौजूद थी। तो एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन का कारण बना डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि कंप्लीटली निगेटिव एस्पेक्ट्स ही है ग्लोबलाइजेशन का, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, हमने देखा है, हमने टॉपिक इंडियन सोसाइटी में पढ़ा ही है, तो इस एंगल से हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बात भी बोली गई कि ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर आया, ठीक है, इसकी सस्टेनेबिलिटी पर हम भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज इसमें क्या बोला जाता है, ये जो न्यू लिबरल पैराडाइम है, इसमें क्या बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, यूं कह सकते हो मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नेंस नहीं, मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जो भी इकोनॉमी है वो मार्केट फोर्सेस पर एक प्रकार से उस पर छोड़ देना चाहिए। तो इसके कारण अगर ऐसी ही बात सही थी, तो फिर अल्टीमेटली जो 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है ना, वो क्यों आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब एक बात ये भी निकल कर आई
कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, कहीं कहीं पर नेसेसरी भी होता है टू टैकल दीज टाइप ऑफ इश्यू। अगर कंप्लीटली हम मार्केट पर छोड़ देंगे तो कोई भी क्राइसिस आएगी उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम चलते हैं जो अब नियो इकोनॉमिक या नियो लिबरल मॉडल को अब रिप्लेस करने का प्लान चलता है नियो नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल से। ये जो आपका नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल है ना, इससे अब ये नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल में क्या बातें की जाती है, तो बेसिकली जो नियो इकोनॉमिक मतलब नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल है, इसमें बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसका पालन करते हैं। नाम से पता चल रहा है नॉर्डिक, नॉर्डिक देश आप सुनते ही होंगे, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने अच्छा खासा अचीवमेंट किया है इस मॉडल से। तो कहा जाता है कि ऐसे इकोनॉमिक मॉडल को एडॉप्ट करने चाहिए जिसमें कुछ फीचर्स की बात की गई है, जैसे इफेक्टिव वेलफेयर सेफ्टी नेट्स हो सभी के लिए। ठीक है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी इंसेंटिव बेनिफिट सबको मिले। ठीक है, उसके बाद करप्शन फ्री गवर्नेंस हो। उसके बाद ट्यूशन फ्री एजुकेशन। ट्यूशन फ्री एजुकेशन काफी एक प्रकार से यूनिक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जो भी कोर्सेस आप करोगे तो कोर्सेस फ्री में करवाए जाएंगे, आपको मिनिमम चार्ज देने पड़ेंगे लेट्स से एग्जामिनेशन फी के लिए, है ना, लेकिन आपको ट्यूशन फ्री होगा, यानी कि कोई कोर्सेज के चार्जेस नहीं लगेंगे। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वो जो है ट्यूशन फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप नेट पर सर्च करना है, गूगल पर आपको पता चलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल नाम है सर। ठीक है, अमेरिका में है ये। उसके बाद फंडामेंटल राइट टू गुड मेडिकल केयर, ये भी है कि अच्छा स्वास्थ्य सुविधा हो। और नॉर्डिक कंट्रीज ने टैक्स हेवंस को भी शट डाउन किया है ताकि कोई इलीगल मनी पार्क ना कर सके। तो ये बात हमने देखा। ठीक है, तो नियो लिबरल मॉडल को रिप्लेस किया जा सकता है नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल से, और नॉर्डिक इकोनॉमिक मॉडल में ये सब बातें हैं जो हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं न्यू मॉडल फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक नए मॉडल की बात चल रही है। और अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सेक्टर के बेसिक की, तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि बेसिकली एक कंपनी है और उसके वेरियस शेयर होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट कंपनी जो है उसका मेन एम क्या होता है, या फिर कोई भी कंपनी है उसका मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ मॉडल चेंज करने की बात चल रही है जिसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस, किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस वो 4 P's पर मेजर किए जाएंगे, जिसमें एक पी जो है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन दूसरा पी जो है वो आपका पीपल के वेलफेयर को रिप्रेजेंट करेगा कि किस प्रकार से कंपनी जो एक्शन ले रही है वो इम्पेक्ट करती है उनके एम्प्लॉयज को, सोसाइटी को। ठीक है, क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद तीसरा पी जो है वो प्लेनेट के लिए, कि वो कंपनी एनवायरनमेंट के प्रति कितना सेंसिटिव है। उसके बाद जो चौथा पी है वो बेसिकली पर्पल, यानी कि कंपनी जो है उन सबको एक प्रकार से लार्जर पर्पज के लिए काम करना चाहिए रेदर की सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस देखेंगे तो हो सकता है एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, है ना। अब जैसे कोई भी कंपनी है, अब वो प्रोडक्शन करती है, अब उसको एनर्जी की जरूरत है, या तो फॉसिल फ्यूल से भी एनर्जी ले सकती है या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी ले सकती है। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी वो लेती है तो लार्जर पर्पज क्या होगा कि एक प्रकार से इन्वायरमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात निकल कर आती है। तो 4 P याद रखना, अच्छा कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कहीं पर भी यूज करना हो तो यूज कर सकते हो कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है आजकल के समय में चूंकि इन्वायरमेंट एंड अदर इश्यूज आर राइजिंग, तो ऐसे में 4 P पर कंसेप्ट फोकस रहना चाहिए, जहां पर प्रॉफिट पीपल प्लेनेट पर्पस ये सब को अडॉप्ट करे ताकि एक न्यू कॉर्पोरेट कल्चर निकल कर आए। इस प्रकार से आप कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। तो होप यू अंडरस्टूड दिस। अब बात करते हैं हम नीति आयोग एंड शिफ्ट इन प्लानिंग इन इंडिया। तो नीति आयोग कब आया आप हमें बताओ। 2015 में आया। ठीक है, किसके जगह पर आया, प्लानिंग कमीशन के जगह पर आया, यानी कि प्लानिंग कमीशन हटा तो नीति आयोग आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीति आयोग के आने के बाद प्लानिंग कमीशन तो हट गया, तो जो प्लानिंग पॉलिसी अपनाई जाती थी 5 ईयर प्लान वाली वो भी खत्म हो गई। तो शिफ्ट हुआ ना, शिफ्ट इन प्लानिंग इन इंडिया। और ये जो आपका नीति आयोग के कंसेप्ट को लाया गया, उसका एम क्या था
उसका एम था ये कि चूंकि नए नए चैलेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज हैं या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है, उनमें भी कुछ बदलाव करने की जरूरत है सो दैट जो चेंजिंग नेचर है न्यू इंडिया की उसको अडॉप्ट कर सके। तो उसी के कारण बस नीति आयोग को लाया गया टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन सो दैट जो भी इंडियन पीपल के एस्पिरेशन है उसको बेटर सर्व कर सके, चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वेरियस स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ओवर सेंट्रलाइज था, लेकिन अगर हम नीति आयोग के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आपके सीएम होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, तो ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटर पॉलिसी एनालिसिस मिल सकेगा, बेटर रिस्पॉन्स मिल सकेगा किसी भी पॉलिसी को लेकर, किसी भी इश्यू के लेकर। अलॉन्ग विथ ये इंडिकेट करता है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन आफ्टर नीति आयोग, तो किस प्रकार से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बदलाव आया है नीति आयोग के बाद, अगर हम इसको देखें तो पहली बात तो प्लानिंग का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, यानी कि जो प्लानिंग की जाती है अब वो थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड वे में। कैसे? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट सब भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में इन द नीति आयोग, एज वी हैव सीन इन द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल स्टडी कंडक्टेड बाय एक्सपर्ट्स, तो जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल स्टडी करते हैं, ठीक है, वेरियस नॉलेज, ग्राउंड लेवल नॉलेज गेन करते हैं, और वो डाटा कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग को और ज्यादा बेटर बनाता है, रियलिस्टिक बनाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि नीति आयोग जो है वो स्ट्रेटेजिक एज वेल एज लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करती है एंड उसके प्रोग्रेस सबको रिव्यू करती है, along with provide a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issue। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आ जाती है, यानी कि डिपार्टमेंट ए हो सकता है एक बात को लेकर सहमत हो, डिपार्टमेंट बी हो सकता है उस बात को लेकर सहमत ना, तो ये हो गया आपका इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू। तो इन सब इश्यू को भी एक प्रकार से रिजोल्व यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है, सो दैट प्रोग्रेसिव एजेंडा जो है वो आपका हासिल किया जा सके, है ना। उसके बाद आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये प्रमोट हो रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो ये हमने देखा। उसके बाद देखो मेजर्स नीडेड टू बी टेकन, तो क्या स्टेप्स लिया जाना चाहिए अगर आप देखें तो पहली बात तो ये है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दो चीजें होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और दूसरा है आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए कि अच्छे से अच्छी पॉलिसी बने, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन वो और अच्छे तरीके से हो, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो पहली बात तो डिसेंट्रलाइज करिए पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज को, यानी कि टॉप टू बॉटम अप्रोच ना रखिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच रखिए और वेरियस स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करिए, चाहे उसके हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, ग्राम सभा को एम्पावर दिया गया है, एम्पावर किया गया है कि वो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकती है ना, अपने एरिया के लिए क्या बेटर पॉलिसी बनाई जाए, है ना, क्या चीज की कमी है, उन सब को ये ग्राम सभा एक प्रकार से डेवलपमेंटल प्लान बना सकती है और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है कि नहीं। उसके बाद देख लो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इंफॉर्मेशन या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इंफॉर्मेशन दे रही है, आउटसाइड द गवर्नमेंट जैसे एनजीओ हो गया या फिर आपका कोई आपके पोर्टल हो गया, जैसे गवर्नमेंट का पोर्टल है ना, ई कॉप पोर्टल, ठीक है, उन सब से जो सलाह मशवरे लिए जाते हैं तो वहां सबसे भी इंफॉर्मेशन आए तो बेटर एनालिसिस निकल कर आता है। साथ ही साथ जो भी स्टेक होल्डर्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो इन सब स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हो सके। उसके बाद बजटरी एलोकेशन बढ़ा दो टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड कंटिन्यूस पॉलिसी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ये तो होते रहना चाहिए, बिकॉज रिव्यू जब तक करेंगे नहीं, मैंने इसको बार बार हाईलाइट किया है, कोई पॉलिसी बना देने से सक्सेसफुल नहीं होगा, उसमें आपको बार बार रिव्यू मॉनिटरिंग एवोल्यूशन सब करते रहने पड़ेंगे ताकि अगर कुछ बदलाव की जरूरत हो तो समय के साथ उसको बदलाव कर दिया जाए, ठीक है, नहीं तो वो अपने गोल को अचीव करने में दिक्कत करेगा। जैसे स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, ठीक है,
अब ऐसा तो नहीं कि एकदम सैनिटेशन या फिर जो भी आपके टॉयलेट बना दिए गए तो हमेशा के लिए एकदम वो खराब ही नहीं होंगे, ठीक है। तो वही बात है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए कि क्या जो टॉयलेट की कंडीशन है वो ठीक ठाक है कि नहीं, कि खराब हो गई, ठीक है। तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। इसके बाद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत है, जो एक प्रकार से मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट को स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन सिस्टम, जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा क्रिएट किया गया है। उसके बाद रियल टाइम इंपेरिकल डाटा को कलेक्ट करने की बात की जाती है कि जो भी डाटा कलेक्शन किए जाने चाहिए वो रियल टाइम इंपेरिकल या फिर प्रैक्टिकल डाटा होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी डाटा उठा के ले आए, और इससे क्या होगा कि पॉलिसी गलत बन जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी पॉलिसी का होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाटा हमने कलेक्ट करके लाया, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो डाटा के आधार पर बनाती है। अब डुप्लीकेट डाटा है, ठीक है, तो उस पर अगर पॉलिसी बना दिया जाएगा, आप समझो कि वो जो है वो इश्यू को एड्रेस ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई डाटा है जो एक प्रकार से ऑथेंटिकेटेड डाटा है, ग्राउंड लेवल वाला डाटा है, जो एकदम हाउस होल्ड से कलेक्ट किया गया है, तो वो जो है ज्यादा ट्रू नेचर रिप्रेजेंट करेगा स्थिति को। तो अगर इस डाटा से कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोटेंशियल एडवांटेज भी दिया गया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, अगर हम करते हैं एम्पेरिकल एनालिसिस या फिर एम्पेरिकल डाटा से, कि वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ड्रामेटिक चेंजेस इन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन। यानी कि अब कोई लोक लुभावना पॉलिसी लेकर आता है, ठीक है, बस वोटर को आकर्षित करने के लिए, ठीक है। अब उसका कोई रियल इम्पैक्ट सोसाइटी में होगा नहीं। तो जब गवर्नमेंट बदलेगी तो वो पॉलिसी भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये बात निकल कर आती है। उसके बाद रिगरस लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी बिफोर लॉ एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि प्रॉपर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी होना चाहिए कि भाई साहब संविधान के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। और उसके लिए जुडिशरी तो है ही है, जो मॉनिटर करते रहती है, स्क्रूटनाइज करते रहती है एक्ट, लॉ और रेगुलेशन सबको। उसके बाद बिल्डिंग लिंकेजेस अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो सब कॉपरेट करें एक दूसरे से, ठीक है, ताकि मोर इलेबोरेट एंड कम्प्रिहेंसिव डाटा या फिर पॉलिसी तैयार हो सके। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में वही है कि भाई साहब इम्प्लीमेंटेशन की समस्या तो हमेशा से रही है भारत में, तो उसके लिए बेटर साउंड डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन अगर ह्यूज सक्सेस हुआ है बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ द स्कीम्स, यानी कि बहुत सारे स्कीम्स है ना जो डुप्लीकेट है, ठीक है, मल्टीपल स्कीम चलते हैं और डुप्लीकेसी आती है, इसके कारण कॉस्ट होता है, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो दिक्कतें झेलती है। तो क्यों ना सारे स्कीम जो सिमिलर टाइप के उनको कन्वर्ज कर दिया जाए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ बेनिफिशियरीज भी फायदे में रहेंगी, तो वो अच्छे से स्कीम्स चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ पीपल में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत होगी रिगार्डिंग द स्कीम्स एंड द एंटाइटलमेंट जो पाएंगे। उसके बाद सोशल ऑडिटिंग करने की जरूरत है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाए ऑफिशियल्स की। सोशल ऑडिटिंग मतलब समझते हो, जनता से जाके पूछ लिया जाएगा कि आपको वो स्कीम का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वेदर की वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डाटा भेजेंगे, है ना, अथॉरिटी को, कि भाई साहब ये देखो आप कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब जगह एकदम हरी झंडी लगी है, ठीक है। तो रेदर देन दैट जो आपका लोग हैं बेनिफिशियरीज है उन्हीं से जाकर पूछेंगे कि आपको सिलेंडर की डिलीवरी मिली है कि नहीं मिली है, क्या आपके घर में बिजली आई है कि नहीं आई है, ठीक है। ये होता है आपका सोशल ऑडिटिंग। साथ ही साथ इवेल्युएटिंग पॉलिसी इफेक्टिवनेस की पॉलिसी जो हम बनाए हैं वो कितनी कारगर है, ठीक है, ये बात है। ना कि हम जो पॉलिसी बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिशियंस है उनको बेनिफिट करेगा या फिर कुछ ही इंडिविजुअल्स को
बेनिफिट करेगा रेदर देन पब्लिक वेलफेयर। साथ ही साथ जो अच्छी पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारी पॉलिसी है जो एक प्रकार से काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर आपका सोशल बेनिफिट्स ले लो, है ना। तो वो सब पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और बहुत सारी पॉलिसी जिनमें बदलाव करने की जरूरत है तो वो बदलाव भी होना चाहिए। वही बात बोली गई है कि बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस ओवर टाइम वो आपका पॉलिसी में दिखना चाहिए। कंटिन्यूटी किस क्षेत्र में, अगर पॉलिसी अच्छी है तो, और अगर पॉलिसी में कुछ बदलाव की जरूरत है तो वो चेंज भी होना चाहिए, यानी कि रिजिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कंक्लूजन की बात अगर करें तो वही बात है कि जो गवर्नेंस का फ्यूचर है भारत में वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है आने वाले समय में, बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड द डिसएग्रीमेंट्स जो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जो पब्लिक पॉलिसी बेस्ड एनालिसिस होनी चाहिए, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, चाहे वो पीपल होगा, चाहे वो बेनिफिशियरी होगा, चाहे गवर्नमेंट होगा, चाहे एक्सपर्ट्स होगा, जो भी है, उनका वॉइस होना चाहिए, वेयर एवरी वॉइस एड्स डायमेंशन एंड मीनिंग टू द डेवलपमेंटल डिस्कोर्स। तभी जाके एक प्रकार से वेल कम्प्रिहेंसिव एंड रियल पॉलिसी बन सकेगी जो अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर के बेनिफिट को अचीव करवाने में मदद करेगा और गुड गवर्नेंस को अचीव करवाने में मदद करेगा। ठीक है, ये बात निकल कर आती है। तो होप आप यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट इश्यू तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पॉलिसी में क्या होता है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एक पॉलिसी लेजिस्लेशन। तो पॉलिसी लेजिस्लेशन अच्छे से होती है, वेरियस डिस्कशन डिबेट के साथ होती है, तो फिर ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है। और अगर पॉलिसी का बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो वही बात है, पीपल को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, अवेयरनेस जनरेट करने के प्रयास है, सोशल ऑडिटिंग करने की जरूरत है, और पॉलिसी इफेक्टिवनेस है या नहीं है उसको एवेलुएट टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए। साथ ही साथ जो अच्छी पॉलिसी है वो कंटिन्यूड हो, साथ ही साथ जो पॉलिसी चेंजेस की डिमांड कर रही है उसमें बदलाव की भी गुंजाइश होनी चाहिए, तभी जाके बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगा वाया फीडबैक लूप। तो ये हमने समझाया आपको। अब चलते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के ऊपर। तो बेसिकली आपको भी पता है जब पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो एक प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक महत्वपूर्ण स्रोत आप कह सकते हो देखने को मिला था भारत में। ठीक है। और पंचायत के बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से पंचायत भी एक अहम रोल निभा रहा है अपने एरिया के डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंटल प्लानिंग को लेकर। ठीक है, सो दैट उनके अपने रीजन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, जो उनके रीजन में खामियां है ना उन खामियों को वो उजागर करे और फिर उस खामियों को दूर करे। तो ऐसे में क्या होगा कि मोर सक्सेसफुल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो सकता है, बिकॉज वो छोटे छोटे वाटरशेड एरिया पर फोकस करेंगे कि हाँ हमारे रीजन में स्कूल अच्छे नहीं है तो यहाँ पर स्कूल की सुविधा हो, एजुकेशन अच्छी नहीं है तो एजुकेशन की सुविधा हो सकता है दूसरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा ना हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करेगा। हो सकता है वहां पर आपका यूं कहो कि कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट नहीं है तो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की सुविधा दे दी जाए। ठीक है, कोई ग्राउंड नहीं है तो ग्राउंड की सुविधा दे दे, पार्क नहीं है पार्क की सुविधा दे दे। तो अगर सेंट्रलाइज वे में इन सब पर फोकस करता था, आप समझो कि सेम ही चीज यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, सेम ही चीज यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में फायदा ये है कि जो इश्यू रियल टाइम में वो जो रीजन फेस कर रहा है उस इश्यू पर फोकस किया जाएगा, रेदर देन कि हम एक ही इश्यू को हम दोनों जगह इंप्लीमेंट करवाएं। तो ऐसे में वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ द मनी, वेस्टेज ऑफ द टाइम सब कुछ होता है। ठीक है। तो इसीलिए काफी ज्यादा बेनिफिट है डिसेंट्रलाइजेशन का, इसलिए गवर्नमेंट जो है डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। और 73rd 74th अमेंडमेंट आप कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में काफी अच्छा कदम था। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पीडीपी प्लानिंग प्रोसेस की, यानी कि जो पंचायत डेवलपमेंट प्लान प्रोसेस वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होनी चाहिए, ये तो है ही है। और आपको ही पता है पंचायत में आपका 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं एक प्रकार से 11 शेड्यूल में, और जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज के लिए वो कितना सब्जेक्ट उनको दिया गया है और वो कौन से शेड्यूल में है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है वैसे तो फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट की जाती है स्टेट से,
एज पर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट गाइडलाइंस। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो भी इंडिविजुअल्स है उनको एक प्रकार से विजन प्रोवाइड करता है कि वो अपने विलेज को कैसा देखना चाहते हैं। क्या वो अपने विलेज को एक प्रकार से बीमारू विलेज के रूप में देखे, या फिर एक प्रकार से वेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल इक्विप्ड हेल्थ केयर सिस्टम, वेल इक्विप्ड एजुकेशन सेंटर के रूप में देखे, तो वो उन पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो वो उनकी दूरगामी सोच क्या है, उस आधार पर वो पॉलिसी बनाएगी कि हाँ भाई साहब हमें विलेज में शिक्षा चाहिए तो हम शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये बात काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, एंड एक्शन प्लान फिर तैयार होगा कि किस प्रकार से हम उन्हें अचीव कर सकते हैं उन गोल्स को। तो उसके बाद पंचायत जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लैगशिप स्कीम्स जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती रहती है, और जो नेशनल प्रायोरिटीज वाली स्कीम्स है जैसे आप वैक्सीनेशन सबकी ले लो, है ना, उनको अच्छे से वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और रूरल इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट पंचायत जो है आपका रूरल इंडिया के लिए होती है। ठीक है, अब चलते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट आपने सुना भी होगा, जो पीएम मोदी ने लॉन्च किया था आई थिंक 2018 में, 2018 में। इसमें क्या था कि वैसे डिस्ट्रिक्ट जो काफी ज्यादा पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट में, जहां पर उनको बेसिक एम्यूनिटीज फैसिलिटीज भी नहीं है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, तो उन सब पर तीव्रता से काम किया जाए, उन डिस्ट्रिक्ट में तीव्रता से काम किया जाए ताकि ये सब सुविधाएं, ये सब जो बुनियादी सुविधाएं उनको मिल सके और वो भी compete कर सके अदर डिस्ट्रिक्ट से। और काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका निकल कर आया है, वो हम देखेंगे एनालिसिस में। ठीक है, बिकॉज वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रोग्राम ला देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, उसका रिव्यू मॉनिटरिंग करते रहना भी जिम्मेदारी होती है कि वेदर दैट प्रोग्राम इज गेटिंग इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल और नॉट। अगर नहीं तो फिर फायदा क्या खर्च करने से, है कि नहीं है, ये बात है। तो जब हम बात करते हैं इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की, तो वैसे तो इस प्रोग्राम को प्रेज भी किया गया, तारीफ भी की गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया की तरफ से। ठीक है, और काफी सक्सेसफुल मॉडल के रूप में इसको टैग भी मिला फॉर द लोकल एरिया डेवलपमेंट। और ये भी कहा गया कि एक प्रकार से ये अन्य कंट्रीज के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, जहां पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज डेवलपमेंटल स्टेटस में देखने को मिलती है। ठीक है, किस प्रकार से उस रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म किया जा सकता है बाय फोकसिंग ऑन दैट रीजन। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फोकस किया गया इन्हीं सब डिस्ट्रिक्ट पर ना, इन्हीं सब डिस्ट्रिक्ट पर तेजी से काम किया गया, तो ये बात है। और देख सकते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विजन था न्यू इंडिया बनाना है बाय 2022, एंड द फोकस वन कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूव हो। अब जाहिर सी बात है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, अब वो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तभी तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी तो जो इंडेक्स में रैंकिंग वो अच्छी होगी। अब पता चला कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो काफी ज्यादा वीक परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं, डिजीज बर्डन काफी ज्यादा है, तो ओवरऑल रैंकिंग को कम कर देगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंप्रूव हो सकेगी, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स जो सिटीजन्स की है उसको भी रीच करना, along with सबसे इम्पोर्टेंट बात इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर ऑल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके बगल वाला डिस्ट्रिक्ट पता चला कि काफी ज्यादा पीछे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लगभग 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और जो एडीपी है यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो 49 इंडिकेटर्स पर आधारित है और उन सब इंडिकेटर को 5 आइडेंटिफाइड थीमेटिक एरिया में डिमार्केट किया गया है। ठीक है, और इन सबों का फोकस वही है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर इम्प्रूवमेंट करना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज प्रमोट करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना बाय ओपनिंग अकाउंट्स एंड स्किल डेवलपमेंट करवाना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ये सब का सुनिश्चित करवाना। और देख सकते हो इसका वेटेज, वैसे याद रख सकते हो लेकिन काफी पुराना प्रोग्राम हो गया है तो प्रीलिम्स में तो पूछेगा नहीं।
तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को 30%, एजुकेशन को 30%, एग्रीकल्चर में वाटर रिसोर्सेज को 20, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट को 10%, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 10%। ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो रियल टाइम प्रोग्रेस को मॉनिटर करना जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, तो जो नीति आयोग है एक प्रकार से लीड कर रहा है इस इनिशिएटिव को एट द नेशनल लेवल, और जो इंडिविजुअल मिनिस्ट्री है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि भाई साहब हम जो है उस डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे जल मिनिस्ट्री है तो जल मिनिस्ट्री बोलेगा भाई साहब हम जल सुविधा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो वो बोलेगा कि भाई साहब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन को सुनिश्चित करेंगे। जो आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगा वो बोलेगा कि भाई साहब हम रोड ट्रांसपोर्ट से मजबूत करेंगे। ठीक है। पावर मिनिस्ट्री होगा हम भाई साहब बिजली सुनिश्चित करेंगे। तो इस प्रकार से काम चलता है। तो ये बात निकल कर आ गई। उसके बाद देख लो जो मेजर मूवर्स है चेंज का वो तो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ट्रैक करते हैं इनिशिएटिव को। ठीक है। और जो भी स्टेट है उन्होंने एक कमेटी तैयार कर रखा है और उसको लीड किया जाता है, चेयर किया जाता है रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। साथ ही साथ सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर है जिसका रैंक है आपका एडिशनल सेक्रेटरी या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होते हैं, और उनको हर एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है कि आप फीडबैक और सजेशंस देते रहिए जो भी रिजल्ट्स निकल कर आती हैं इस प्रोग्राम के बाद। ठीक है। तो इस प्रकार से मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहती है और जहाँ खामियां होंगी इनको दूर किया जाएगा। और ये सब चीजें तभी सक्सेसफुल होगी जब प्रॉपर रिव्यू एंड फीडबैक लेती जाती रहेंगी। और अगर हम बात करें द ब्रॉड कॉन्टर्स ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ब्रॉड पिलर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो कन्वर्जेंस, यानी कि जो भी सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स है ना, लाइक बहुत सारे स्कीम्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट्स होते हैं, यानी कि पता चला कि ऑब्जेक्टिव वही है लेकिन स्कीम 5 चलाए जा रहे हैं, तो सारे स्कीम्स का कन्वर्जेंस कर दिया जाए। ठीक है। ऐसे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन कम होगा, पैसे की बचत होगी, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। उसके बाद कोलैबोरेशन की बात की जाती है जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका, तो इससे इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप देखने को मिलेगा बिटवीन गवर्नमेंट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। उसके बाद कंपटीशन की भी बात होती है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कम्पीट करें एक दूसरे से। ठीक है। कि हाँ भाई साहब हम अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा करेंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छा करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, एक एनर्जी के साथ आगे डेवलपमेंट किया जाता है। तो अब आते हैं असेसमेंट रिपोर्ट पर, यानी कि स्कीम तो 2018 में ही लॉन्च कर दी गई थी। अब क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कितना सफल रहा, क्या खामियां हैं, उन सबको ट्रैक करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ चीजें सही चल रही है नहीं। तो अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस IFC एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव इन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट तैयार किया है फॉर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या फाइंडिंग्स है तो देख सकते हो। पहली बात तो ये कि जो डिस्पैरिटीज है ना एमंग सेक्टर्स वो काफी ज्यादा है। सेक्टर्स मतलब क्या, जैसे हेल्थ सेक्टर है ये अलग सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर है वो अलग सेक्टर हो गया। तो बेसिकली और भी सेक्टर्स हो सकती है, जैसे आपका पावर सेक्टर हो सकता है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ना बिटवीन द सेक्टर्स काफी ज्यादा वाइड है। लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करें ये दो एरियाज है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लोजेस्ट टू मीट देयर गोल। तो ये अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पर अगर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो काफी पॉजिटिव बात है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की, तो ये कहीं ना कहीं की एरिया ऑफ कंसर्न है जहां अधिकांश डिस्ट्रिक्ट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो टारगेट गैप है वो 40 से 90% तक का है। ठीक है। तो किन चीजों पर अभी फोकस करने की बात निकल कर आ रही है, एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा तो जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो जो भी बेनिफिशियरी हैं या हाउस होल्डर उनको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकेंगे, समझ में आया? या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो उनको पैसे मिलेंगे तो अगर डेडिकेटेड अकाउंट है तभी तो मिलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इनके सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हुए हैं। ठीक है। जैसे आपका सेवर एक्यूट malnutrition बच्चों में कम हुआ है। ठीक है। और जो प्रोडक्टिविटी एंड लाइफ टाइम लर्निंग वो आपका इम्प्रूव हुई है। उसके बाद ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट क्या निकल कर आएगा अगर देखा जाए, ये जो आपका SAM यानी कि सेवर अकाउंट malnutrition
में जो कमी आई है उसका अगर इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो लगभग 1.43 लाख करोड़ का बेनिफिट निकल कर आएगा। ठीक है, बिकॉज इन सब से प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में मदद करेंगे। तो उसके बाद टू बिल्ड अ टाइम बाउंड एवेल्युएशन सिस्टम, और इसके लिए जरूरी है कि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के गोल्स है वो उसको एसडीजी गोल से इंटरलिंक कर दिया जाए। ठीक है, बिकॉज दोनों जो आपके हैं, ये जो एडीपी के गोल्स हैं या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, वो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करता है, चाहे वो मार्जिनलाइज ग्रुप हो या फिर जो पुअर पीपल हो, वो भी सस्टेनेबल तरीके से। और जो एडीपी गोल्स हैं वो एसडीजी गोल 10 से भी टैली करते हैं, जहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की जाती है। बिकॉज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो एक प्रकार से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट हुए ना जो काफी ज्यादा पिछड़े पिछड़े मतलब क्या, कहीं ना कहीं वहां पर इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है नहीं। तो ये बात है। तो अगर हम बात करें एडीपी के इम्पैक्ट की, यानी कि ये जो प्रोग्राम चलाए गए इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो पहली बात तो डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो लोकल एरियाज पर जो खामियां हैं डिस्ट्रिक्ट की उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है बेस्ड ऑन द रियलिटी। उसके बाद इंक्लूसिव स्ट्रेटजी है, बिकॉज ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अलग से डेल्टा रैंकिंग निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, उनकी रैंकिंग करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे में कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है और जो डिस्ट्रिक्ट है वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है, जो लोकल गवर्नमेंट से वो मोटिवेटेड है, वैसे हम कोशिश करेंगे, ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को अच्छा करेंगे ताकि आउटकम अच्छा निकल कर आए। और हेल्थ रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो बेसिकली हेल्थ केयर सिस्टम से रजिस्टर कर रही हैं अपने आप को, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बढ़ रहा है, एंटी डायरियल मेडिकेशंस भी देखने को मिल रहा है, तो ये सभी पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं। लेकिन अभी भी कुछ डिफिकल्टीज है इस प्रोग्राम में, और अगर हम बात करें क्या डिफिकल्टीज है, तो पहली बात तो ये कि बजट रिसोर्सेस आर इनसफिशिएंट, यानी कि फंड को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ कॉपरेशन जो है उसकी कमी देखने को मिलती है ड्यू टू द सेवरल मिनिस्ट्री, यानी कि बहुत सारी मिनिस्ट्री होने के कारण कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हाई क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा नहीं मिल पाती है, तो अल्टीमेटली पॉलिसी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पर असर पड़ेगा। उसके बाद जो डेल्टा रैंकिंग निकाली जाती है वो बेसिकली क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस करती है, यानी कि वैसा एरिया कवरेज ज्यादा हो रेदर देन द क्वालिटी। तो वे फॉरवर्ड वही है, कुछ इंडिकेटर्स को अमेंड करने चाहिए, यानी कि जो हमने इंडिकेटर्स की बात करी ऊपर, जिसके आधार पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ देखो आप 49 इंडिकेटर्स है ना, तो कुछ इंडिकेटर्स में बदलाव करने की जरूरत है, कुछ नए इंडिकेटर्स ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, ये एक प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर के रूप में इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। उसके बाद लीस्ट इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम जहां पर इम्प्रूवमेंट हुआ है उस पर फोकस करें, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन दे। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, जिसमें आपका डेडिकेटेड पर्सनल को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एस्टेब्लिश की जाए, स्किल ट्रेनिंग हो, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड डिजाइन। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो वही बात है कि जो डेवलपमेंट का जो फोकस है ना, और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की जरूरत है। ठीक है, एंड द मोमेंटम एक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ मस्ट बी मेंटेन, जो पेस बनाई गई है डेवलपमेंट को, डेवलपमेंटल ग्रोथ को अचीव करने का, वो पेस भी बनी रहनी चाहिए। तो सिंपल सी बातें हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द न्यू टॉपिक, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप हमें बताओ, जब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती है या फिर सर्विसेज अवेल करती है ना, जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स ले लो। ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ले लो, है ना। तो इन सब चीजों का गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को खरीदना पड़ेगा।
तो गवर्नमेंट जो खरीदती है इन सब चीजों को, इसी को कहते हैं हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट ने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहली बात तो यही समझना है, द एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की होते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी जो भी, ठीक है, एज वेल एज एग्जीक्यूशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, वो आपका पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कैटेगरी में आता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर कमोडिटीज या सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर की जाती है फॉर द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे फूड ग्रेन्स भी कभी कभी एक्वायर किया जाता है, तो प्रोक्योरमेंट आपने सुना भी होगा, है ना, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, ये सब सुना होगा आपने। ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, प्रॉपर गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए, ताकि करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजों पर फोकस रहे। नहीं तो इन सब चीजों में क्या होगा कि आपकी करप्शन जैसी चीजें हाईलाइट भी हो सकती है। ठीक है। तो जो ड्राफ्ट है ऑफ द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो प्रिपेयर किया गया था अंडर द एजीज ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आफ्टर ए डिटेल कंसल्टेटिव प्रोसेस, जिसमें आपका एक्सपर्ट्स भी इनकॉर्पोरेट किए गए थे रिगार्डिंग द पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें क्या अभी फिलहाल फ्रेमवर्क है पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर, तो एक तो आपका ब्रॉड फाइनेंस रूल्स 2017 है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल्स है। ये आपका जनरल गाइडलाइंस के रूप में कार्य करता है, टू बी फॉलोड बाय ऑल द गवर्नमेंट एजेंसीज रिगार्डिंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ठीक है। और ये भी है कि जो भी एजेंसीज है जिनकी क्षमता है ये खुद के अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स बना सकते हैं, तो वो उसके लिए भी सहमति है, लेकिन ध्यान रहे कि जो जनरल रूल्स फ्रेम किए जाते हैं उसके वो अंतर्गत ही होने चाहिए। जैसे हम कोई भी लॉ बनाते हैं ना, तो संविधान से परे हम नहीं जा सकते उस लॉ को लेकर, संविधान के अधीन ही वो लॉ बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप समझो कि डिस्पाइट हम उनको ऑटोनॉमी देते हैं एजेंसीज को कि अपने प्रोक्योरमेंट रूल्स बना सकते हैं, लेकिन जनरल रूल्स के अधीन उनको रहना पड़ेगा। और इसी का एग्जांपल आप ले सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवेज, अदर गवर्नमेंट एजेंसी, वो अपने आधा से ज्यादा बजट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पर स्पेंड करते हैं। तो क्या की चेंजेस नोटिफाई की गई हैं टू एड्रेस द परसिस्टिंग चैलेंजेस इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो पहली बात तो जो सिलेक्शन के रूल्स हैं, है ना, उसको रीसेट किया गया है। यानी कि अभी 3 मेथड्स होते हैं प्रोक्योरमेंट के। ठीक है। एक तो है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जिसमें हम क्वालिटी और कॉस्ट दोनों देखते हैं। एक है लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, जहां पर हम देखेंगे कहां पर हमको कम खर्च लगेगा फॉर प्रोक्योरमेंट। और तीसरा यह है कि सिंगल सोर्स सिलेक्शन। ठीक है। और ये जो आपका लोवेस्ट कॉस्ट विनर फ्रेमवर्क है ना, कि भाई साहब हम उन्हीं से प्रोक्योरमेंट करेंगे जो हमें सबसे कम दाम में देगा, तो इसको डिसमेंटल कर दिया गया है। बिकॉज क्वालिटी भी तो एक नाम की चीज होती है ना, सिर्फ कम कॉस्ट पर क्या होगा, क्वालिटी भी देखेंगे कि वो क्वालिटी है कि नहीं। तो ये बात है। उसके बाद अलाउड सिंगल बिड्स, यानी कि ये बोला जाता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक बिड भी सबमिट किया गया तो जो प्रोसेस है उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन हाँ, जो प्रोक्योरमेंट होगा उसको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से की गई होगी, साथ ही साथ सफिशिएंट टाइम दिया गया होगा फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टिव नहीं होनी चाहिए, और जो बिड है वो रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था अलॉन्ग विद अदर आईटी बेस्ड सॉल्यूशन, उन्होंने गाइडलाइंस में प्रपोज किया कि हम डिजिटल इंडिया एफिशिएंट बनाएंगे, साथ ही साथ फास्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेंगे टू द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड रिड्यूस द डिस्प्यूट्स। ठीक है। बिकॉज पब्लिक प्रोक्योरमेंट सब जब होती है तो बहुत सारी इश्यूज आती है ना, पेमेंट में डिले आता है। ठीक है। और कभी कभी तो डिस्प्यूट्स भी निकल कर आती है, तो वो सब आसानी से रिजॉल्व हो सके उसके लिए एफिशिएंट डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं सहयोग देता है। अब बात करते हैं कि आखिर चेंज की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है। यानी कि जो भी आपका न्यू ड्राफ्ट क्रिएट किया गया है, तो अल्टीमेटली कुछ जरूरत तो पड़ी होगी, तभी तो चेंज करने के प्रयास हो रहे हैं। तो ये कि वैसा पब्लिक प्रोक्योरमेंट सबको लेकर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन नहीं था,
ठीक है। जो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती थी वो कॉम्पिटिटिव, ट्रांसपेरेंसी या फिर एफिशिएंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट जैसी खामियां झेलता था। और जब भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो पहली बात तो ये सब जनता के पैसे होते हैं, और अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बरती जाएंगी तो पब्लिक फंड्स का अच्छे से यूज नहीं हो सकेगा, एज वेल एज गुड गवर्नेंस नहीं आ सकेगी। ठीक है, ये बात है। उसके बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि हमने देखा 3 टायर गवर्नेंस, जिसमें सभी या फिर बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं जो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के जो शेयर है काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया का जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो 30% ऑफ द जीडीपी अकाउंट करती है। ठीक है, तो अच्छा खासा संख्या में पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है, तो वही बात है, पुअर डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक हेडेक। ठीक है, तो इसके कारण इनकंसिस्टेंसी सब निकल कर आती है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी नहीं देखने को मिलती है, यानी कि यूं कहो कि नो इक्वल प्लेइंग फील्ड आर देयर। जैसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होना प्राइवेट एंटिटीज के बारे में। ठीक है, कभी कभी जो प्राइवेट एंटिटीज है ना, कुछ ही गिने चुने प्राइवेट एंटिटीज को ही कंसल्ट किया जाता है फॉर द प्रोक्योरमेंट, तो ये सब बात है। और प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट की भी शॉर्टेज देखने को मिलती है, जो एक प्रकार से एनालाइज करेगा कि हाँ हमें इसी से प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। साथ ही साथ पुअर ग्रीवेंस रिड्यूसल प्रोसेस देखने को मिलता है। उसके बाद फ्रीक्वेंट ओवरटर्न्स ओवर पोस्ट, यानी कि ऐसे मानो कि लेट्स से कि एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, पता चला उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में 5 साल लगे। अब 5 साल बाद जो भी आपके रॉ मटेरियल सब पे कॉस्ट लगेगी वो उसमें तो इन्फ्लेशन आएगी ना, तो प्रोजेक्ट डिले के कारण क्या होता है, कॉस्ट ओवररन होता है, यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाती है, रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड करप्शन वो भी प्रेजेंट है, जिसके कारण आपका कंपटीशन को लिमिट करने के लिए बहुत सारे अनफेयर मेथड्स एंड करप्शन मेथड्स अपनाए जाते हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स ऑन प्रायर वेंडर रजिस्ट्रेशन, जिसके कारण सप्लायर्स काफी ज्यादा लिमिट हो जाते हैं, बिकॉज बोला जाएगा कि भाई साहब आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, ठीक है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारे सप्लायर्स तो रजिस्टर ही नहीं कर पाएंगे, वो क्वालिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद टेक्निकल गाइडलाइंस होती है अलग से। उसके बाद एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस लाइक मार्केट शेयरिंग एंड कार्टेल फॉर्मुलेशन। कार्टेल फॉर्मेशन होता है ना कि भाई साहब हम और आप मिलकर कार्टेल बना लिए कि लेट्स से कि भाई साहब इस प्रोडक्ट को तो इतने में ही बेचना है, इससे कम में नहीं बेचना। ठीक है, ये होता है। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये जनरल फाइनेंस रूल्स को सपोर्ट किए जाए विद लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी कि लेजिस्लेटिव बैकिंग्स दे दो इसको, so that transparency, responsible and competitive procurement system को इंश्योर किया जा सके। along with existing प्रोसेस को सिंप्लीफाई करिए ताकि डिस्क्रिशनरी यूज हो सके along with एक्टिव ओवरसाइट। उसके बाद अल्टरनेट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हो जो जीईएम है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी वेरियस सेलर है ना, वो वहां पर प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर होगी। उसके बाद जहां पर भी संभव हो इंटीग्रेटेड पैक्ट साइन की जानी चाहिए। इंटीग्रेटेड पैक्ट एक प्रकार से इसलिए साइन करवाई जाती है ताकि बेईमानी ना हो, करप्शन ना हो, है ना, इसलिए इंटीग्रेटेड पैक्ट साइन करवाई जाती है बिटवीन द कंट्रैक्टर। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज को अवेयरनेस करवाने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है ऑन ऑल एरियाज ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो कंक्लूजन की बात यही है, ये जो गाइडलाइंस लाई जा रही हैं इसका मकसद है किस प्रकार से हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट को और बेहतर कर सके, साथ ही साथ इनोवेटिव रूल्स ले आकर सके फॉर फास्टर, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को एम्पावर किया जाए to take quicker and more efficient decision in the public interest। ठीक है,
तो ये टॉपिक छोटा सा था, हमने कंप्लीट किया तेजी से, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इश्यू। अब हम चलते हैं कुछ स्कीम्स का एनालिसिस करते हैं। दो स्कीम का एनालिसिस करेंगे, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा आपका हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो है। ठीक है, तो क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, आई थिंक ये जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 2014 में लाया था। ठीक है, ये जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई थी, इनका जब फर्स्ट टर्म था तब। अब आप समझिए, जब हम बात करते हैं किसी भी स्कीम की, तो उसको लाने का बेसिक पर्पज ये होता है कि कहीं ना कहीं वो जो आपका इश्यू है काफी ज्यादा दिक्कतें फेस कर रहा है। जैसे इंडिया में आपको ही पता है, काफी ज्यादा एसिमेट्रिक सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है। जैसे आपका एक डाटा की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो आपका 1961 के बाद से लगातार इसकी स्थिति डिक्लाइन हो रही थी। यानी कि देख सकते हो, जो आपका 1991 में चाइल्ड सेक्स रेशियो अप्रोक्स 945 था, यानी कि 1000 गर्ल चाइल्ड में लगभग आपका 945 बॉयज हुआ करते थे। ठीक है, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, 1000 बॉयज में आपका 945 गर्ल चाइल्ड हुआ करती थी। अब आप देखो, जो आपका 2001 में वो घटकर आपका 927 हुआ, फिर आप देखो 2011 में वो घटकर 918 हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका डिक्लाइन हो रहा था, और डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो इज नॉट ए गुड रिप्रेजेंटेशन, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है वुमेन डिसएम्पावरमेंट को। कहीं ना कहीं ये समस्या बढ़ती दिख रही थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेंड को एक प्रकार से ब्रेक करने के लिए एक नई योजना लाई गई, दैट इज योर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के माध्यम से इस इश्यू को एड्रेस किया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वाया नेशनल कैंपेन। साथ ही साथ मल्टी सेक्टोरल एक्शन ली जा रही है, खासकर 100 सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर आपका CSR काफी ज्यादा कम है, लो है, और लगभग सारे स्टेट्स एंड यूटीज में ये आपका स्कीम चलता है। और इसमें आपको ट्रायो मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और तीसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की बात करें इस इनिशिएटिव की, तो पहली बात तो ये कि जेंडर बाइज्ड सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन को प्रिवेंट करना, मतलब एलिमिनेट करना। ठीक है, यानी कि पहले के समय में आप देखते होंगे, अब तो ये बैन हो चुका है, सेक्स सेलेक्टिव टेस्टिंग की जाती थी। ठीक है, और वैसे भी बिकॉज ऑफ द सोशल इविल्स, जो वुमेन को एक प्रकार से इंफीरियर माना जाता था, और अल्टीमेटली फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे इश्यूज निकल कर आते थे। तो अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि कहीं ना कहीं इलीगल सेक्स सेलेक्टिव मेथोडोलॉजी कहीं ना कहीं अपडेट करती होंगी। ठीक है, किसी न किसी तरीके से, तो उसको प्रिवेंट करना है। और उसके बाद सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन देना है गर्ल चाइल्ड को। ठीक है, बिकॉज बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ दोनों प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, दोनों टाइम में प्रोटेक्शन चाहिए, एलोंग विथ इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो अगर हम बात करें अचीवमेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की, तो अच्छा खासा अचीवमेंट हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव हुई है, तो लगभग 640 डिस्ट्रिक्ट जो कवर की गई है, उसमें से 422 डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आपका सेक्स रेशियो में, फ्रॉम 2014-15 से 2018-19। तो अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में बढ़ोतरी हुई है, आप देख सकते हो 87% 2014-15 में था, और ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपका 94% हो गया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि जो आपके हॉस्पिटल्स है ना, या फिर जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर सिस्टम है, वहां पर डिलीवरी जब होती है बच्चों की, तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहते हैं, रेदर की होम में। उसके बाद ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है महिलाओं की, वो भी इम्प्रूव हुई है। 2014-15 में आप देख लो 77.45% था, और ये बढ़कर आपका 81.32% हो गया। और ये डाटा जो प्रोवाइड की गई है बेसिकली यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के तरफ से। और
ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमेशा एक सर्टेन एज ग्रुप का नापा जाता है। जैसे अगर हम बात करें लेट्स से कि 15 से 25 साल के बच्चों की बात करें, ठीक है, उसमें हम वुमेन पॉपुलेशन ले लेते हैं। जैसे 15 से 25 साल के बच्चे हैं, इसमें वुमेन पॉपुलेशन लेट से कि 100 है। अब 100 में से लेट से कि 25 ही है जो आपका स्कूल में एनरोल करी हुई है या फिर कॉलेज में एनरोल करी हुई है। तो ऐसे में ग्रोस एनरोलमेंट क्या हो जाएगा 25%, ठीक है, यानी कि 75 वुमेन जो है वो अभी भी स्कूल में नाम नहीं लिखाई है, स्कूल नहीं जाती हैं। समझ में? इससे हमें पता चलता है कि क्या लिटरेसी की स्थिति है। तो हालांकि ये भी आपका अचीवमेंट अच्छा है, लेकिन अगर हम मेजर इश्यूज देखें तो वो इम्प्लीमेंटेशन में निकल कर आती है। एक सबसे बड़े इश्यू, वैसे तो कहा जाता है कि स्कीम में फंड की कमी हो जाती है, यहाँ पर क्या हुआ ना कि फंड का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है। कैसे? जो स्टेट्स हैं, है ना, उन्होंने जस्ट 45% फंड्स यूटिलाइज किए हैं जो भी इनको फंड दी गई थी अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इन द लास्ट 5 ईयर। ठीक है, तो ये काफी एक नायाब इश्यू निकल कर आया, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। उसके बाद प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट स्कूल में काफी ज्यादा है, देख सकते हो। एवरेज ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स वाज 17.3% सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर, और एलिमेंट्री लेवल पर देखा जाए तो 4.74%। ड्रॉप आउट मतलब क्या? स्कूल से बाहर आ जाना। अब कारण कुछ भी हो सकता है, मैरिज हो सकता है, या फिर ये कर सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, ये भी हो सकती है, बहुत सारी बात है। ठीक है, उसके बाद अनबैलेंस्ड एक्सपेंडिचर पैटर्न, ये भी एक बड़ा इश्यू है इस स्कीम का कि मेजोरिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर देखिए 43% ऑन एवरेज वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया कैंपेन में ही खर्च कर दिए जाते हैं। जबकि अगर कायदे से देखें तो ये सारे के सारे फंड एजुकेशन, है ना, इन सब पर फोकस किए जाने चाहिए, एसेट क्रिएशन पर फोकस किए जाने चाहिए, हॉस्पिटल स्कूल सब क्रिएट किए जाए तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑनली स्मॉल प्रोपोर्शन अबाउट 5% ईच, यानी कि एजुकेशन पर और हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशन पर भी 5% खर्च किया गया। 43% आपका मीडिया कैंपेन पर किया गया। ठीक है, तो इसमें सुधार लाने की जरूरत है ना। तो मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए? तो मेजर्स में आपका वही है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर एलोकेशन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर रिलेटेड में बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 43% फंड जो है हम सिर्फ कैंपेन चलाने में ही खर्च कर दे। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप किया जाना चाहिए, जैसे आपका एनजीओ जो किया, ठीक है, सो दैट इनको भी इनकॉर्पोरेट करें, ये भी आपका आ, इस स्कीम में कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपके इन सब इश्यूज को हाईलाइट करती है। उसके बाद इफेक्टिव मॉनिटरिंग थ्रू ग्रेटर यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग हो इस स्कीम का, ठीक है, सो दैट डाटा मैनिपुलेशन कम हो। उसके बाद स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट फॉर पॉलिसी गाइडलाइंस का जो भी इससे रिलेटेड तैयार की गई हैं ताकि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव हो और इंसेंटिवाइज करें स्टेट गवर्नमेंट को टू यूटिलाइज द फंड इफेक्टिवली। तो ये हमने पहले इसकी एनालिसिस कर लिया, ठीक है, इसके इश्यूज हमने देख लिए, इसके पॉजिटिव्स हमने देख लिए, इसके अचीवमेंट्स हमने देख लिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, उसके बाद हमने इसके बेसिक ओवरव्यू को देखा। अब चलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इस दूसरे स्कीम का हम एनालिसिस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं मनरेगा की, तो मनरेगा आपको पता है ना, एक प्रकार से रोजगार देने वाला स्कीम है, यानी कि 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा टू एन एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो कोई भी पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, और उनको गारंटीड मिनिमम वेज मिलेगा, है ना। तो होप आप मनरेगा के बारे में जानते होंगे, मनरेगा के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। और ये जो मनरेगा है उसको मॉनिटर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है, इंटायर इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कीम का वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करती है इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो इश्यूज क्या निकल कर आती है मनरेगा? अब मनरेगा क्या है? एक प्रकार से अच्छा स्कीम है, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट आए इसको कंटिन्यू किया जाता है, आप भी देखते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करें इश्यूज रिलेटेड टू मनरेगा, तो पहली बात तो वर्क जो प्रोवाइड की जाती है बहुत कम को दी जाती है। आप देखो, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर जाए तो वहां से एक डाटा निकल कर आता है, 8.07 करोड़ वर्कर्स ने डिमांड किया था वर्क के लिए, लेकिन वर्क जो है सिर्फ 6.25 करोड़ वर्कर्स को ही मिला। और साथ ही साथ कोविड एंड माइग्रेंट क्राइसिस जो आपने देखा, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी शटडाउन हुई, तो इस शटडाउन के कारण मैसिव लॉस हुआ लाइवलीहुड का, ठीक है, और
रिवर्स माइग्रेशन भी काफी ज्यादा हुआ फ्रॉम सिटीज टू रूरल एरियाज, तो मनरेगा के लिए डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो वर्क डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद दूसरा इश्यू निकल कर आता है कि एक नया स्किल मैपिंग की जरूरत है। यानी कि अभी जो मेनली वर्क दिए जाते हैं वो कंस्ट्रक्शन या फिर अर्थ वर्क होता है, ठीक है, जैसे गड्ढे खोदना ये सब हो गया आपका, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। लेकिन अब नए डायमेंशन में वर्क ऐड करने चाहिए, लाइक लेइंग डाउन केबल्स अंडर द मनरेगा, ठीक है। तो उसके बाद डिले इन पेमेंट वेजेस, पेमेंट करने में भी डिले आती है। वैसे तो बोला जाता है कि काम खत्म होने के 15 दिन के भीतर भीतर आपको फंड दे ही देनी है, पेमेंट या वेजेस दे ही देनी है, लेकिन फिर भी डिले होता है और डिले का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। साथ ही साथ इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, कहने का मतलब यह है कि जो एलोकेशन दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत, आप देख सकते हो 0.47% ऑफ जीडीपी, ठीक है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की डिमांड अंडर द मनरेगा काफी ज्यादा है। और वर्ल्ड बैंक ने वैसे तो 1.7% ऑफ जीडीपी रिकमेंड किया था कि इतना खर्च किया जाए मनरेगा के ऊपर, नहीं तो क्या होगा, फंड देने में डिले होगी, वेजेस देने में डिले होगा। साथ ही साथ इनकम्प्लीट वर्क, यानी कि जो भी वर्क दिए जाते हैं मनरेगा के अंतर्गत उसको कंप्लीट करने में डिले होता है, ठीक है, रेगुलर इंस्पेक्शंस नहीं होती है। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ वर्क का भी एक प्रॉब्लम है, एसेट क्रिएशन जो सब भी बनाए जाते हैं उसका भी एक क्वालिटी कंस्ट्रेंट निकल कर आता है। अगर हम बात करें मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए, तो पहली बात तो ये कि 100 दिन का जो वर्क है उसको 200 दिन कर एक्सटेंड कर देना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गारंटीड होनी ही चाहिए, ठीक है, और दोज जिनको वर्क नहीं मिला, जैसे हमने डाटा भी देखा था। साथ ही साथ गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि फंड जो है वो रिलीज हो इमरजेंसी बेसिस पर, बिकॉज ये सब डेली अर्नर्स होते हैं। अब इनको एक दिन भी डिले होगी पेमेंट में तो हो सकता है वो उस दिन खाना ना खा पाए। और साथ ही साथ सोशल ऑडिटिंग करने की जरूरत है। सोशल ऑडिटिंग हर एक स्कीम में आप जोड़ देना, ठीक है, तो भी आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। तो सोशल ऑडिटिंग एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है कि हाँ भाई साहब स्कीम जो है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद लोकल बॉडीज जो भी है उसको प्रोएक्टिवली माइग्रेंट वर्कर्स को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, अगर उनकी एम्प्लॉयमेंट लॉस हुई है तो फिर उनको जॉब कार्ड दिलाने में मदद करनी चाहिए। तो ये हमने आपको दूसरा स्कीम का रिव्यू दे दिया, ठीक है, मनरेगा, मनरेगा का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स 2005 में लाया था ना मनरेगा था। और उसके बाद कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है, क्या इश्यूज है। पहली बात तो ये कि वर्क जो है काफी कम को मिलता है। उसके बाद कोविड एंड माइग्रेंट क्राइसिस अलग से आया। उसके बाद जो आपका वर्क डायमेंशन है वो काफी लिमिटेड है, इसको एक्सपेंड करना चाहिए। साथ ही साथ पेमेंट और वेजेस में डिले देखने मिलता है, इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। उसके बाद इनकम्प्लीट वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क भी डेटोरिएट रहती है। तो मेजर्स हमने देखा कि 100 से 200 बढ़ा दो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दो, उसके बाद रिलीज ऑफ फंड्स होने चाहिए इमरजेंसी बेसिस पे, उसके बाद सोशल ऑडिटिंग जो है उसको किया जाना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम तेजी से कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द गवर्नेंस का भी टॉपिक खत्म हो जाए। हाँ, एक बात तो हमने आपको बताया ना कि मनरेगा जो स्कीम लाई गई उसको लाया क्यों गया होगा। आपको पता है देश में इतने ज्यादा पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज काफी ज्यादा है। तो बेसिकली टू डील विद द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, इसलिए ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव सब लाए जाते हैं, ठीक है। तो इश्यू है तभी तो आपका स्कीम लाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम तीसरे स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम लाया गया है, इसके तहत क्या है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है ना, जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनको घर मुहैया कराया जाए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, अब घर नहीं है तो फिर वो जो है, सोचो कि या तो उनको स्लम एरियाज में रहना पड़ता है या फिर हायर रेंट उनको देनी पड़ती है, ठीक है। और उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो रेंट अफोर्ड कर सके, तो इससे बहुत बड़ी इश्यूज निकल कर आती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स लेकर आया गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो प्रोवाइड हाउसिंग टू ऑल अर्बन पीपल बाय 2022, ठीक है, ये टारगेट तब ब्रीच हुआ है। वैसे इस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है आई थिंक कि 2024 तक।
तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस स्कीम के? तो पहली बात तो स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम डवेलपर्स, यानी कि जो भी स्लम डवेलपर्स है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, है ना, उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको एक अच्छे बिल्डिंग में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन, तो जो वीकर सेक्शन है उनको अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ते में घर मिले ताकि वो अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एक साथ मिलकर कंस्ट्रक्शंस कर सकती हैं वेरियस हाउसेस की, और वो जो हाउसेस है वो अफोर्डेबल हो ताकि जो भी आपकी फैमिलीज है उसको अफोर्ड कर सके। तो ये बात है, नहीं तो आप देख सकते हो कि हाउसिंग एक्वायर करना कितना ज्यादा महंगा हो गया है, ठीक है। तो मेजर इश्यूज की बात करें तो पहली बात तो ये कि हाउसिंग एंड इन्फ्लेटेड लैंड प्राइस, जमीन की जो प्राइसेस है काफी ज्यादा आसमान पर छूती है, आपको ही पता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो लो इनकम हाउसिंग है ना वो नहीं मिल पाती, बिकॉज लैंड की ही प्राइसेस जब उतनी ज्यादा होगी तो उसको रिकवर करने में भी तो ज्यादा समय लगेगा ना, तो ये बात है। तो उसके बाद आर्टिफिशियल जैकिंग अप ऑफ प्राइसेस, यानी कि जानबूझकर आपका प्राइसेस को बढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख लो अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 है, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत बेसिकली मैक्सिमम लैंड शीलिंग होता है कि भाई साहब इतने से ज्यादा आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जिनके पास सीलिंग से भी एबव लैंड है, यानी कि जो मैक्सिमम एलोकेटेड सीलिंग्स है उससे भी ऊपर अगर लैंड है, तो फिर वो अपने प्रॉपर्टी को लैंड मार्केट में शामिल ही होने नहीं देंगे। तो इसके कारण क्या होता है, प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट 2030, ये बेसिकली कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, जो भी गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है वो भी हायर लेवल पर, हायर प्राइसेस पर। तो ऐसे में क्या होगा, तो हायर प्राइसेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, तो ऐसे में जो लैंड एक्वायर किए गए हैं फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हाई कॉस्ट निकल कर आएगा। उसके बाद स्ट्रिंजेंट लैंड कन्वर्जन रूल्स, ठीक है। यानी कि जैसे कोई अर्बन सिटीज है ना, अब इसकी पेरिफेरी में देखें तो वो जो अर्बन एरिया है जब एक्सपेंड होता है, ठीक है, लेकिन वो जो पेरिफेरी होती है वो एग्रीकल्चरल लैंड ही होती है। तो अगर एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए आपको कन्वर्ट करना है तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव एफएसआई, इसका मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि आपके पास अगर सर्टेन एरिया है तो उस एरिया के आधार पर आप ज्यादा से ज्यादा फ्लोर नहीं बना सकते, वो सब रेस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है। तो ये बात है। तो इसीलिए आप देखते हो टॉल बिल्डिंग्स आर वर्चुअली एब्सेंट फ्रॉम इंडियन सिटी। उसके बाद फॉल्टी टेनेंसी लॉज एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जैसे आपका रेंट कंट्रोल लॉज हैव डिस्प्रोपोर्शनेटली प्रोटेक्टेड द टेनेंट। तो कभी कभी क्या होते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं किराएदार, वो लंबे समय तक रह जाते हैं घर पर और वो फिर घर छोड़ते नहीं है, तो वो बेसिकली घर को भी ऑक्युपाई कर लेते हैं, फिर आपका जुडिशरी कोर्ट के केसेस में अटक जाती है। तो वही बात है कि प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि इस प्रकार के इश्यू को अवॉइड किया जा सके। तो वे हेड क्या है, तो पहली बात तो ये कि टाइमली डिलीवरी करो हाउस को जल्द से जल्द। जैसे आप देख सकते हो डाटा के अनुसार 1.08 करोड़ हाउस अप्रूव की गई थी, जिसमें 66.86 लाख हाउसेस पर, या फिर यूं कह सकते हो कि 62% ऑफ द सैंक्शनड नंबर वहां पर अभी काम शुरू हुआ है, और उसमें से आपका 35% कंप्लीट हुआ है। मतलब समझ दो प्रोजेक्ट कंप्लीशन और जो आपका हाउसेस अप्रूवल में कितना ज्यादा अंतर है। इसके बाद लॉज एंड रेगुलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट हो ताकि आपका एनवायरनमेंट सबको ध्यान में रखा जाए। जैसे आपका रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस होना चाहिए, ग्रीन ट्रेड्स पर फोकस होना चाहिए, लैंड यूज पैटर्न को इम्प्रूव किया जाए थ्रू ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। उसके बाद असिस्टेंस को बढ़ाया जाए। जैसे आप देख लो सेंटर ने सैंक्शन किया है लगभग 1.72 लाख करोड़ का असिस्टेंस टू द स्टेट्स इस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। और टाइम टू टाइम ये रिलीज करते रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट और ज्यादा जाएगा, तो इसलिए
जो असिस्टेंस सैंक्शन की गई है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये हमने कंप्लीटली कवर कर दिया है इस टॉपिक को। होप ये आपका जो इश्यू है वो खत्म हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। काफी हल्का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जल्द से जल्द हम इसे भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, अपने रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉपरेशन। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।